हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि इस यूनिट के मतलब जो यूनिट थर्ड है ना अपनी एनडीआरएफ कीटोन की, इस यूनिट के दो लेक्चर मैंने पहले से डाल रखे हैं। तो आप लोग एक काम करना, पहले लेक्चर फर्स्ट देखना, फिर लेक्चर सेकंड देखना, उसके बाद ही लेक्चर थर्ड स्टार्ट करना। हालांकि अगर आप लेक्चर थर्ड स्टार्ट करोगे ना तब भी आपको समझ में आएगी। देखो, आप लोगों को पता, मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं होता कि आप देख रहे हो समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके यहां पर भी समझ में आएगी। अगर डायरेक्ट अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप तब भी समझ में आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार वो लेक्चर क्लियर हो जाएंगे ना तो चीजें भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो चीजों में जो क्लियरिटी ना वो बहुत अच्छी आने लग जाएगी आप लोगों के। ठीक है ना, इसलिए कोशिश करना आप लोग पहले लेक्चर फर्स्ट को देखना, फिर लेक्चर सेकंड को देखना, उसके बाद ये कौन सा लेक्चर ले रहा हूं, मैं तीसरा लेक्चर ले रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ध्यान से समझना आप लोगों। और एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, मैंने पहले ही बोल चुकी है कि तीनों ईयर की केमिस्ट्री में जो बीएससी सेकंड ईयर है वो सबसे ज्यादा टफ केमिस्ट्री है। सबसे ज्यादा अगर कोई टफ केमिस्ट्री है तो वो बीएससी सेकंड ईयर की है। और देखना, इसको इतना ज्यादा मजा आता है मुझे इसको पढ़ाने में, बहुत ज्यादा मजा। क्योंकि इनमें जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को टफ के बताते हैं, क्योंकि आप लोग पता है इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज बहुत ज्यादा है, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म, एसिडिटी बेसिडिटी, उन सब के लॉजिक रीजन देने पड़ते हैं हम लोगों को। इसलिए बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे इस चीज को पढ़ाने में। ठीक है ना, इसलिए आप देखते चलना। और देखो, ये तो नाम का एक सिर्फ हुआ सा बना रखा है कि ये टफ होती है, टफ होती है, टफ होती है। भैया कुछ भी टफ नहीं होती। अगर आप लोग उस चीज को अच्छी तरीका से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो कोई भी चीज टफ नहीं होती, बहुत सिंपल होती है। और ये तो आप लोग देखते जाना, जब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करूंगा ना तो आप ये बोलोगे सर आप तो इसको बहुत टफ बता रहे हैं, तो बहुत सीधी है। अरे भैया सीधी इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गई। वो आगे नहीं, मेरी बात समझिए, सीधी क्यों है, क्योंकि आप लोगों को वो चीज समझ में आ गई। लेकिन अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो देखना बुक को, कैसी कैसी चीजें उसमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है इसमें। जैसे कि एक यूनिट मैंने पहले ही बताई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की, ना ही तो आपने 11th क्लास में पढ़ी, ना ही 12th क्लास में, ना ही बीएससी फर्स्ट ईयर। पहली बार सामने उसका किससे होगा, बीएससी सेकंड ईयर में। देखना उस केमिस्ट्री को, इधर उधर देख लेना और एक बार इधर देख लेना। एक बार अच्छी तरीका से देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगी आप लोगों को। एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, मेरा वीडियो सिर्फ आप लोगों को एक बार देखने की जरूरत है। लेकिन जब एक बार देख रहे हो ना तो उसको बहुत बढ़िया तरीका से देखना, दोबारा उस वीडियो को देखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। पहली बार में इतने अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोग दोनों ही काम अच्छी तरीका से सीखोगे मेरे पास। सब्जेक्ट में नॉलेज तो इतनी सॉलिड कर दूंगा सब्जेक्ट को, तो जो केमिस्ट्री के नाम पर तुम्हें डर लगता है ना, तो केमिस्ट्री में तो इतना इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। और दूसरे, आप लोग जानते हो कि रिजल्ट तो अपना टॉप स्टार रहता ही है भाई। रिजल्ट तो आप लोगों को पता, मैं बीएससी एमएससी 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो रिजल्ट तो मेरा हमेशा ही बहुत टॉप रहता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात वो है कि भाई स्टूडेंट जब आता है तो इतना सीख कर निकलता है कि यार वास्तव में सर ने जो केमिस्ट्री पढ़ाई है वो बहुत शानदार पढ़ाई है। कहीं पर भी एक भी वर्ड, यहां से आप क्लासों को देख लेना, एक भी वर्ड कहीं पर वैसा नहीं कि आपको रट्टाफिकेशन बर्बाद दूंगा, नहीं। मैं जो भी चीज एक्सप्लेन करूंगा उसके पीछे रीजन जरूर रखूंगा कि भाई मैं ये चीज बोल रहा हूं, मैं किस बेस पर बोल रहा हूं इस चीज को। ठीक है ना, बस आप लोग तो एक काम करना कि जो स्टूडेंटों ने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, भाई आप लोग बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप लोग सीरियस हो जाओ। मैं बार बार में एक ही चीज बोल रहा हूं, केमिस्ट्री टफ है, उसके बाद मैथ है, फिजिक्स है, इतना सारा मैटर है, आपको सब क्लियर करना है। तो अभी आप लोग मजाक मजाक में मतलब सारी चीजों को, आप लोगों को पता है जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया और सितंबर आ गया। आप सिस्टमेटिक तरीका से अपनी पढ़ाई चालू कर दो। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो 2 महीने के बाद स्टार्ट करूंगा। अरे कम से कम करेगा सही 2 महीने के बाद स्टार्ट। अरे भैया तो उसको 2 महीने के बाद स्टार्ट करे, तो उसको आज ही स्टार्ट कर दे, कम से कम तेरा प्रेशर कम होगा। आगे नहीं, मेरी बात समझिए, चीजें तो कवर करनी है, एग्जाम भी लगनी है, आपकी सारी चीजें हो गई। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं दी है। आप लोगों को पता नहीं कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम किस तरीका से ली जाती है, किस तरीका से उनका रिजल्ट निकलता है और किस तरीका से उनकी कॉपी चेक होती है। आप अगर कोई स्टूडेंट ये गलत फहमी लेकर बैठा है कि मेरी तो 12th में बहुत बढ़िया परसेंटेज है, मैं तो स्कोर यहां पर भी कर जाऊंगा, भैया 12th एक अलग चीज है और कॉलेज लेवल एक अलग चीज है। आगे मेरी बात समझिए, यहाँ पर तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। वहां पर पहले स्कूल बोलते थे और अब इसको क्या बोलते हो, कॉलेज बोलते हो। यहाँ का तो मैटर ही अलग है। इसलिए आप लोग जितना सीरियस होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, आप पढ़ाई चालू कर दो। और जितने भी है तीनों चीजों को चालू कर दो, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों को पता कोई सी भी कम या ज्यादा नंबर की नहीं होती, तीनों बराबर की होती है। 150 नंबर की मैथ है, 150 नंबर की फिजिक्स और 150 नंबर की केमिस्ट्री है, तीनों बराबर की है। किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते। सपोज करो केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आ गया, मैथ और फिजिक्स में कम रह गए, तो फिर क्या मतलब हुआ? या फिर मैथ फिजिक्स में ज्यादा नंबर आ गए और केमिस्ट्री में कम रह गए, तो मतलब क्या हुआ इन चीजों का?
आगे नहीं मेरी बात समझ में कि भाई एक सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए, दो में कम रह गए, या दो में ज्यादा आ गए, एक में कम रह गए, तो परसेंटेज तो गिर गई ना आपकी। इसलिए तीनों को बराबर प्रायोरिटी दो और पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग जानते हो यार, देखो आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई रुपया भी लगेगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, आज नहीं तो कल आप लोग रुपया कमा लोगे। हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि रुपया आज नहीं तो कल आप लोग कमा लोगे, लेकिन जो मार्कशीट में आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे ना, उन चीजों को आप दोबारा कभी चेंज नहीं कर सकते। आगे बात सुनो, और इतना रुपया भी आप लोगों से नहीं ले रहे कि आपको भाई देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि भाई इतना सारा रुपया ले रहे हो और सर ये कैसे हैं भाई, इतना तो रुपया ले नहीं रहे। एक नॉर्मल से जिनके रूम रेंट के बराबर भी नहीं होती, आप रूम रेंट भी ढंग से अगर जयपुर में रहना चाहो तो आपको पता है रूम रेंट ही काफी महंगा मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मेरी केमिस्ट्री की फीस कितनी है, 2500 रुपए, तो 2500 रुपए तो सर तुम किसी का रूम रेंट भी नहीं होगा, रूम रेंट ही 25 से ज्यादा ही दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई सीरियस तरीका चालू कर दो। जब भाई आपको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जुलाई में नहीं कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, कभी ना कभी तो आपको कोचिंग चालू करनी पड़ेगी। अब लास्ट में आपको ऐसा लगा, सपोज करो दिसंबर में आके ऐसा लगा कि यार चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही और आप कोचिंग करनी पड़ेगी, तो एक बात बताओ, पहले कर ले तो उसको रुपया तब भी आपका लगेगा भाई। अगर आप दिसंबर में करो तब भी आपका रुपया लगेगा, तो उसको भाई आप पहले से कर ले तो उसको, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, क्योंकि ये चीज आपको पता आज नहीं तो कल आपको कोचिंग करनी है, क्योंकि वैसे चीजें कवर नहीं होंगी। आप लोग जानते हो वैसे चीजें इतनी आसान नहीं है कि आप लोग उन चीजों को कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई चालू कर दो बस। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो सीरियस है, मतलब सीरियस तरीका से पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है ना। अपने लेक्चर की अब शुरुआत करते हैं। तो देखो भैया, मैं आप लोगों के लिए चीज बता देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं। मैंने जो यूनिट तीसरी के पहले और दूसरे लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, आप लोग पहले और दूसरे लेक्चर को अच्छे से देख लेना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि उन लेक्चरों में मैंने क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था। तो सुनो भैया मेरी बात, जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन की ये यूनिट स्टार्ट की थी तो मैंने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई एल्डिहाइड कीटोन को स्टार्ट करने से पहले जिस चीज की बात सबसे ज्यादा होगी ना उसी पर डिस्कशन करते ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको रिएक्शन को समझाया था कि भाई इतना हुआ बना रखा है, रिएक्शन रिएक्शन आखिरकार ये रिएक्शन होती क्या है। तो पहले तो मैंने रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें बता दी कि भाई एल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन सीओ ग्रुप तो औरों में भी प्रेजेंट होता है। फिर मैंने जवाब दिया कि भाई जब उनके टॉपिक चलेंगे तब मैं इस चीज का जवाब दूंगा कि सीओ ग्रुप और चीजों में और ग्रुपों में भी प्रेजेंट होने के बाद भी उनको कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों नहीं बोलते, एल्डिहाइड और कीटोन को ही आप कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों बोलते हैं। तो जब जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएंगे और जिनका नंबर आएगा ना तब आपको पूरे लॉजिकों का पता लग जाएगा, ठीक है ना। हम टॉपिक जो है फिलहाल में तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। अब सुनो मेरी बात, ये बात आ गई आप समझ में, जनरल इंट्रोडक्शन में रिएक्शन और उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको नामकरण नोमेनक्लेचर सिखाया। तो भैया नोमेनक्लेचर की इतनी शानदार ट्रिक बताई थी आप लोगों के लिए, ये इतने सारे खर्रा भर रखे हैं ना, मैं कोई भी खर्रा नहीं भरवाने वाला। मैं जितनी भी चीज है उसको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोगों को वो बहुत अच्छी तरीका से समझ जाए। ये नहीं कि आया और इतना सारा लिखा गया और कुछ मतलब ही नहीं निकला उसका, ऐसा मैं कभी पूरे सिलेबस में, ये फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, सेकंड ईयर में भी देख लेना, कहीं पर भी पेज भरवाने वाला नहीं हूं। मैं उन्हीं चीजों पर डिस्कशन करूंगा जिनका मतलब होगा, जो हमारे सिलेबस में होंगी। आगे बात सुनिए, फालतू की चीजें लिखवा के नोट्सों को खराब नहीं करूंगा मैं आप लोगों की में, ठीक है ना। और जितना भी होगा मेरी क्लास का तो आप लोग जानते हो, शुरू से जानते हो, जो ऑफलाइन क्लास हम दे रखे हैं, मेन टारगेट अपने का एक ही होता है कि यहाँ से हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद ही हम अगली चीज पर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नोमेनक्लेचर बताया था, नोमेनक्लेचर देख लेना, बहुत बढ़िया ट्रिक बताइए आप लोग देख लेना। उसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद मैंने बताया था भाई कार्बोनाइल समूह की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। उस कार्बोनाइल समूह की संरचना में मैंने ये चीज बताई थी, कार्बोनाइल समूह की संरचना में कार्बोनाइल समूह की संरचना में मैंने ये चीज बताई थी कि उसमें मैंने आपको क्या बताया था, संकरण बताया था। क्या बताया था मैंने आप में, संकरण। एक सेकेंड, कार्बोनाइल समूह की जो मैंने संरचना बताई थी ना आप लोगों को, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, संकरण सिखाया था। और संकरण में मैं एक बात बोली थी कि बस संकरण का ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक निकालने का तरीका जो मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था कार्बोनाइल समूह की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब आपको पता है जितने भी अपने कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध, मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है एक सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। आगे नहीं मेरी बात समझ में, तो बस कुछ नहीं था, वो सहसंयोजक बंध
तुरंत मैंने किस में कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने हेडिंग डलवाई थी एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां। एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि में मैंने पहली मेथड ली थी कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से हमने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था और किसका फॉर्मेशन किया था, कीटोन का। आज हम जो दूसरी मेथड लेके आ रहे हैं उसको समझना। आज देखो मैं 5 मेथड हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। पहली मेथड में करवा चुका हूं, दूसरी, तीसरी और चौथी इस लेक्चर में करवाने वाला हूं। और जो 5वीं मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की, भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 बार वो एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए उसको मैं अलग से लेक्चर में बताऊंगा। आज तो मैं 2, 3 और 4 इन तीनों को बता देता हूं। उसके बाद जो 5वें नंबर की है भैया उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं चाहता हूं उसको इतनी शानदार तरीके से बताऊं जिससे कि वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम में आए तो बिल्कुल खुशी खुशी उसको बहुत अच्छे से आप लोग कर सको, ठीक है ना। तो आगे नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से पहले तो आज दूसरे से करते हैं हम शुरुआत। एक बार फिर बताता हूं, पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड वहां से आप अच्छे से क्लियर कर लेना। अब यहां से हम किसकी बात करते हैं, लेक्चर मतलब मेथड 2 की, मतलब 2 से हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। चलो करते हैं शुरुआत। तो देखो इधर देखो, दूसरी ले रहा हूं मैं अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, अरे 12th क्लास में पढ़ी होगी यार आपने रोजेनमुंड अभिक्रिया। 12th क्लास में आपका ये चैप्टर नंबर 11 है। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, समझना ध्यान से। अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा रोजेनमुंड अभिक्रिया, मैं पहले ही बोल चुका हूं, रट्टाफिकेशन का यहां पर कोई काम नहीं है। आप लोगों को पता है इस वक्त जो मैं मेथड बता रहा हूं वो एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि बता रहा हूं। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन के हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भैया रिएक्शन याद करवा दियो और रट्टा मरवा दिया ये रिएक्शन, नहीं। हमें केवल देश तो सब कुछ करो, एग्जाम में हम भूल गए भैया रिएक्शन हमें ध्यान नहीं है। तो आप लोगों को केवल नाम से रिएक्शन कैसे बनती है, कि भाई नाम से रिएक्शनों को, जैसे कि आपको रिएक्शन को भूल गए लेकिन आपको पता है ये चीज, क्या एसिड क्लोराइडों से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। तो देखो अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, तो अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दो और उससे क्या जोड़ दो, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना, मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो सुनो ध्यान से, तो देखो नाम से बना रहा हूं, देखो भैया अम्ल क्लोराइडों के, तो अम्ल क्लोराइड का सूत्र लिख दूं, फॉर्मूला लिख दूं, देखो CH3COCl, ठीक है ना, अम्ल क्लोराइड के। और अपचयन द्वारा, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। आगे नहीं बात समझे, अम्ल क्लोराइड का अपचयन द्वारा। टारगेट आपको पता है कि भाई हमें किसका निर्माण करना है, या तो हमारा एल्डिहाइड मिलेगा या हमारा क्या मिलेगा, कीटोन। अभी पता चल जाएगा भैया एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन मिलेगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये रिएक्शन मैं PDBaSO4 और उबलती हुई जाइलिन की प्रेजेंस में करवा रहा हूं, उबलती हुई जाइलिन। एक बार फिर सुनेगा, ये अम्ल क्लोराइड हो गया, इसका मैंने क्या करवा दिया, अपचयन, किसकी प्रेजेंस में, PDBaSO4 उबलती हुई जाइलिन में, पैलिडियम है ये, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से समझो भैया, आप लोगों को पता है कि या तो निर्माण एल्डिहाइड का हुआ या फिर किसका हुआ, कीटोन का। अभी पता चल जाएगा। तो देखो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक काम करता हूं, एक हाइड्रोजन तो मैं CO ग्रुप को दे देता हूं और एक हाइड्रोजन मैं किसको दे देता हूं, क्लोरीन को। मतलब एक हाइड्रोजन तो मैं किसको दे देता हूं, CO को दे देता हूं और एक हाइड्रोजन मैं किसको दे देता हूं, क्लोरीन को। देखो CO को हाइड्रोजन मिलते ही क्या कंडीशन हो जाएगी, CH3COH और HCl आपका बाहर। इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट आपका कौन होगा, एल्डिहाइड। क्योंकि गौर से देखो फॉर्मूला किसका होता है, CHO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। अब इधर देखो CH3COCl प्लस H2, PDBaSO4 की उबलती में, जब PDBaSO4 उबलती हुई जाइलिन की प्रेजेंस में जब आप इस रिएक्शन को करवाते हो तो देखो CH3CH और HCl आपका बाहर निकल गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप खुश हो गए कि सर रिएक्शन समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या सर हमको नंबर मिल जाएगा। भैया अगर रिएक्शन 2 नंबर की है तो अभी आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिला है। अब आप सोच रहे हो सर 1 नंबर कहां पर कट गया। एक बात बताओ यार, जो समझने वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, आपने इसका नोमेनक्लेचर कहां किया है। तो भैया सामने वाले को क्या पता है आपने क्या बनाया है, नहीं आई मेरी बात समझ में भैया। ठीक है आपने, ठीक है उसका समीकरण लिख दिया, इक्वेशन लिख दी उसकी, लेकिन आपने नामकरण नहीं किया, तो उसको क्या पता ये क्या बना दिया आपने, आगे नहीं मेरी बात समझे। तो भाई नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। मैं पहले बोल चुका हूं नोमेनक्लेचर की मैं क्लास ले चुका हूं, आप वहां पर देख लेना। तो देखो एक चीज और बता देता हूं, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है 13-14 जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी मैं सीरीज आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर में दी थी। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों के लिए वो 13-14 फंक्शनल ग्रुप उसमें सब कुछ लिख के मैंने आप लोगों के लिए दिया था। अगर किसी स्टूडेंट के पास में वो अभी नहीं है
तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, मैं वहां से आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा। क्योंकि अगर एक बार आप लोगों के पास में अगर वो सीरीज पहुंच गई ना, वो श्रेणी जो मैंने लिखवा रखी है, अगर वो पहुंच गई ना, तो उसके बाद तो फिर आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर ऐसा हो जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब बहुत सीधा सिंपल हो जाएगा। आप लोगों को वो ध्यान में रखनी है। तो जिस स्टूडेंट के पास नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना, मैं वहां से आपको उसको सेंड कर दूंगा। और उसको याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, उसको भी मैं एक दिन की क्लास में अच्छे से बता दूंगा कि भाई ऐसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। क्योंकि सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा रिएक्शन है, तो कॉमन सी बात उन सबके हमें नाम करने पड़ेंगे। नाम करने पड़ेंगे तो भाई नाम तभी तो समझ में आएगी जब आपको उनके अनुलग्न, पूर्वलग्न, मतलब सफिक्स प्रीफिक्स पता होना चाहिए। अगर वो ही पता नहीं तो यार कॉमन सी बात है, आप नोमेनक्लेचर कहां से कर लोगे। जैसे माना कि मुझे ये तो पता है कि भाई एल्डिहाइड की जो शुरुआत है, एल्डिहाइड में कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसकी नंबरिंग खुद से करना है, लेकिन मुझे एल्डिहाइड का अनुलग्न ही पता नहीं है, तो एक बात होता है मैं नोमेनक्लेचर कहां से करूंगा, ठीक है ना। इसलिए आपको वो सीरीज याद होनी चाहिए, और एक दिन के लेक्चर में उस सीरीज को बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बोल रहा हूं, किसी के पास नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, मैं वहां से आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई ना। रिएक्शन में तो कुछ नहीं, अरे यार सीधी सी रिएक्शन है, CH3COCl + H2 PDBSO4 उबलती हुई जाइलिन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन को करवाते हैं तो दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन CO को दे दो और एक हाइड्रोजन किसको दे दो, क्लोरीन को, तो वो तो CO क्या आ जाएगा, CH हो जाएगा और HCl आपकी बाहर निकल जाएगी। चलो नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। चलो इधर देखना, देखो भैया आपको पता है ये पूरा क्रियात्मक समूह है COCl, इसको ही बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इसको ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो ये मेथिल ग्रुप है, ये तो इसकी वैलेंसी को कर रहा है। तो देखो आपको पता है जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होता है उसकी नंबरिंग खुद से करते हैं। इसका मतलब 1 और 2, और 2 को क्या बोलते हो, एथ, एन और ऑयल। देखो एथ एन, पूरा एथेन लिख दो, ठीक है ना, एथेन लिख दो पूरा। उसके बाद मैंने नोमेनक्लेचर में क्या बताया कि लास्ट में इस ई को हटा दो और जो इसका अनुलग्न है ना उसको जोड़ दो। तो देखो मैंने इस ई को हटा दिया और COCl का अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड, तो हैलाइड की जगह पर कौन है आपको पता है, Cl है। तो हैलाइड जैसे हैलोजन फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो हैलाइड की जगह पे यहां पर क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो देखो ऑयल क्लोराइड, तो इसको मिलाकर बोलो एथेनॉयल क्लोराइड, और कॉमन पद्धति में इसका नाम होता है, कॉमन सिस्टम इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अरे सीधा सा नोमेनक्लेचर है यार, जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होता है उसकी नंबरिंग खुद से कर दो, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता उसकी नंबरिंग पास वाले से कर दो यार। ये सीधा सा नोमेनक्लेचर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नामकरण नहीं आता, नोमेनक्लेचर नहीं आता, भैया समझ लेना ध्यान से आप लोग। नोमेनक्लेचर को, नामकरण को मजाक में मत लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, नामकरण की मुझे पूरी यूनिट में 4 यूनिट नोमेनक्लेचर के, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग कर दो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की केमिस्ट्री अलग होगी, बाकी की 4 में के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 सब में रिएक्शन मैकेनिज्म सबके नोमेनक्लेचर करने हैं। इसलिए नहीं है तो आप लोग मेरे से ले लेना उसको, आगे नहीं बात समझ में, ये हो गई ना। और अब इसका नाम कर दो तो इसका नाम तो सीधा सही है। देखो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के फॉर्मूले में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं, खुद से करते हैं। तो देखो कॉमन सी बात है, 1 और 2 लिख दिया भैया, 1 तो पूरा लिख दो एथेन, एथेन, ठीक है ना। और लास्ट में इस ई को हटा दो और उसका अनुलग्न जोड़ दो, ये लो, ये क्या होगा, एल, मिलाकर बोलो यार इसका नाम हो गया एथिनेल, ठीक है ना। और उसके बाद ये तो एथिनेल तो इसका IUPAC सिस्टम हो गया, लेकिन कॉमन सिस्टम आप जानते हो इसका नाम क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड। तो दूसरा नाम लिख दो एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये आपकी रिएक्शन है यार, जो कौन सा साइंटिस्ट ने दी थी, रोजनमुंड ने दी थी, इसलिए उसके नाम पर रख दिया कि भाई ये रिएक्शन कौन सी है, रोजनमुंड, जो किसका फॉर्मेशन करती है, एल्डिहाइड का। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं भैया, बहुत अच्छी बात है ये, के अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा रोजनमुंड अभिक्रिया से केवल और आप एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन कर सकते हो, इससे आप कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्योंकि जब रोजनमुंड ने इस अभिक्रिया को दिया तो सिर्फ ओनली किसका फॉर्मेशन हुआ, उससे एल्डिहाइड का। इसलिए रोजनमुंड अभिक्रिया से ओनली आप केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, इस मेथड से आप कीटोन नहीं बना सकते। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई, एक बार फिर सुन लेना, सीधा सा रिएक्शन याद करने का तरीका ये है, CH3COCl + H2 PDBSO4 उबलती हुई जाइलिन में जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH और HCl आपका बाहर निकल गया। ये हो गई रिएक्शन आपकी। पहली कौन सी थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरी कौन सी, अम्ल क्लोराइड अपचयन द्वारा, ये हो गई, ठीक है ना। एक रिएक्शन और बता देता हूं। तो एक काम करते हैं, देखो आप लोगों को पता है एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या होता है। जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें ऐसे एल्किल ग्रुप आती, समझ जाना एलिफेटिक कंपाउंड है। तो आर कौन होता है, एल्किल ग्रुप ही होता है यार, मेथिल, एथिल, प्रोपिल सब एल्किल ग्रुप ही होते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं,
कि एरोमेटिक की हम नॉर्मल पहचान क्या मानते हैं कि भाई बेंजीन रिंग आती है, हम समझ जाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक काम करते हैं, इस CH3 को हटा देता हूं और इसकी जगह पे कौन लिख देता हूं, बेंजीन रिंग देता हूं। जैसे ही मैं CH3 को हटा के उसकी जगह पे बेंजीन लिखूंगा भैया, वो एलिफेटिक से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिफेटिक की बता दी, एक हम एरोमेटिक की बता देते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, इस CH3 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, बेंजीन रिंग लिख रहा हूं। ये लो बेंजीन रिंग, इसको इस तरीका से लिख दूं, थोड़ी जगह कम है। देखो मैंने लिख दिया C6H5CHO, या फिर ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेंजीन रिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको मैंने थोड़ा वैसे लिख दिया, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ठीक है ना, C6H5CHO कुछ नहीं है, इस CH3 की जगह पर C6H5CHO, बाकी का तो देखो आप लोगों का वही है, कौन, COCl, कुछ नहीं है। CH3 की जगह पे मैंने बेंजीन रिंग लिखा है, बाकी का ये ग्रुप आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना। मतलब ये एलिफेटिक की करवाई और मैं चाहता हूं एक रिएक्शन में एरोमेटिक की करवा दूं। चलो इसका IUPAC नाम कर देते हैं। तो देखो उसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड, दिखाई दे रहा है ना आपको, इधर ले रहा हूं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, वही H2 और वही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, PDBSO4 और उबलती हुई जाइलिन में। तो आप लोग समझ गए कितने हाइड्रोजन है, दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। इसका मतलब किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का। ये दो किसका निर्माण हो गया, बेंजल्डिहाइड का। और HCl आपका बाहर निकल गया, इसको C6H5CHO, ये लो, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड और एक नाम होगा इसका बेंजीनेल। बेंजीनेल इसका IUPAC नाम है। ये लो भैया, ये रिएक्शन हो गई आप लोगों की। आगे नहीं मेरी बात समझ में, कुछ नहीं है, C6H5CHO, इसका नाम कौन होगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजीनेल। आगे नहीं बात समझिए, इस तरीका से ये हमारी कौन सी मेथड हो जाती है, दूसरी। पहली कौन सी थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, दूसरी कौन सी, अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। कौन सी अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया। CH3COCl प्लस H2 PDBSO4 उबलती हुई जाइलिन की जब प्रेजेंस में करवाते हैं तो CH3CHO बाहर, और नीचे वाली रिएक्शन में क्या बोलेंगे, C6H5CHO, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की बता रहा हूं, C6H5CHO वही H2 PDBSO4 उबलती हुई जाइलिन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन को करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, C6H5CHO, मतलब किसका निर्माण होता है, बेंजल्डिहाइड का। और HCl आपकी क्या निकल गई, बाहर निकल गई। मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीका से आपको कितनी रिएक्शन याद हो गई, दो। अब मैं बात कर लेता हूं तीसरी और चौथी। आगे नहीं बात समझ, ये सीधी सी सिंपल सी है, हाथ के हाथ ही करते चलो, क्लियर। अब कुछ नहीं है कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, इतने सारे लेक्चर हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। इसलिए सिस्टमेटिक तरीका से मेरे साथ जुड़ते चलो और चीजों को क्लियर अच्छे से करते चलो। चीजें समझ में नहीं आए बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा चीज को अगले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना, वैसे तो मैं सारी चीजें आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना, बाद में लिखवा दूंगा। मेन टारगेट मैं पहले बोल चुका, हमारी क्लास का एक ही टारगेट है, क्या, हमें चीजें क्लियर करनी है, हमें चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो मैं अब दूसरी वाली ले लेता हूं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई। चीजें समझते चलो, नोट्सों की आप बिल्कुल टेंशन मत करो, नोट सब कुछ लिखवा दूंगा। मेन चीज है अपनी क्लास समझने की। क्लास समझ में आ गई तो क्या तो नोट्स, क्या बुक और क्या PDF सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो कितनी नोट्स दे दो, कितनी बुक दे दो, कितनी PDF बना के देखो, कोई मतलब नहीं है। मेन चीज, हम जब किसी कोचिंग में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो हम वहां पर लिखने के लिए नहीं जाते, हमारा टारगेट क्या होता है कि भाई यहाँ से हम सीख कर निकले कुछ। आगे नहीं मेरी बात समझ में, इसलिए मेन क्लास में समझने में फोकस करो। नोट्स और सबकी मैं व्यवस्था कर दूंगा, वो मेरी टेंशन है। और ये आप लोग मुझे ऑफलाइन क्लास में देख चुके हो, सबसे टॉप नंबर 1 पे मेरे नोट्स चलते हैं, क्योंकि अब मैं कभी किसी बुक को, इनकी उल्टी सीधी चीजों को फॉलो नहीं करता। खुद अपनी लैंग्वेज होती है, अपने वर्ड होते हैं, ठीक है ना। वो चीज टैलेंट को शो करती है आपके को, भाई बुक में से देख देख के लिखवा, कोई भी लिखवा देगा उसको, ठीक है ना। आगे नहीं मेरी बात समझ में, आप अपने जो आपने समझाना उस बेस पर लिखवा आप चीजों को। इसलिए आप नोट्सों की बिल्कुल टेंशन मत करो, आप तो बस चीजों को समझते चलो, वो सारा काम मैं अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। दो मेथड हो गए, एक बार फिर बता देता हूं। हेडिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि, जिनमें पहली मेथड कौन सी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, और दूसरी मेथड कौन है, अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, मतलब कौन सी अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड रिएक्शन। चलो ठीक है, तीसरी की बात करते हैं। तीसरी स्टीफेन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो देखो वही हमारा टारगेट क्या है, हमें भैया उसका समीकरण नहीं है ध्यान, हम तो केवल उसके नाम से रिएक्शन करेंगे, बस वही तो चीज है।
भाई समझने की चीज वही तो है, हम नहीं करना चाहते समीकरण को, पहले हम उसके नाम से क्लियर करेंगे, हम दोनों जगह से क्लियर करेंगे, पहले नाम से क्लियर करेंगे और उसके बाद में रिएक्शन को क्लियर करेंगे, समीकरण को, जैसे कि हम अगर एक चीज को भूल भी जाए ना तो दूसरी चीज हमें क्लियर हो जाए, वैसे दोनों चीज अपने को क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन बाई चांस एग्जाम अगर एक चीज दिमाग से निकल जाए तो दूसरी चीज से आप उसको क्लियर कर सको, मतलब मैं आपको दोनों ही रास्ते सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इधर देखो तीसरी मेथड है अपने एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि के अंदर, तीसरा जो मेथड है अपना वो है एल्किल साइनाइडों से, एल्किल साइनाइडों से फ्रॉम एल्किल साइनाइड, इसको बोलते हैं स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया। इधर देखो एल्किल साइनाइडों से स्टीफेन अभिक्रिया। अब सुनो मेरी बात, एल्किल किसको बोलते हो, आर को, और साइनाइड किसको बोलते हो, सीएन को, ठीक है ना। तो आर की जगह पे मैं कोई ग्रुप ले लेता हूं, मैं आर की जगह पे ले लेता हूं CH3, अरे कोई भी ग्रुप ले लो यार, मैथिल मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी आपका मन में आए, मैं पहला मेंबर ले लेता हूं, मैथिल को ही ले लेता हूं। तो देखो सुनो मेरी बात है, एल्किल साइनाइडों से, ठीक है ना। इधर देखो यहां पर लिख दिया मैंने CH3CN, ये लो एल्किल साइनाइडो, ये लो। और उसके बाद ये है कि एल्किल साइनाइडों से, अब इसका की हम क्या करवाएंगे, अपचयन। तो चाहो तो इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा, इसको मैं पूरा ही कर देता हूं, एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। देखो एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा, तो देखो एल्किल साइनाइड का फॉर्मूला हो गया, और इसका हम क्या करवा रहे हैं, अपचयन। हाँ, इसका हम क्या करवा रहे हैं, अपचयन, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl, और किसमें, ये ईथर में, SnCl2 प्लस HCl किसमें, ईथर में। ये हमने कैटेलिस्ट ले लिया। अब सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, दो, टारगेट आपको पता है, या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या किसका हुआ, कीटोन का। हाइड्रोजन दो है, तो एक काम करते हैं यार, एक हाइड्रोजन तो मैं इस कार्बन को दे देता हूं, और एक हाइड्रोजन मैं किसको दे देता हूं, नाइट्रोजन को। तो देखो यहां पर लिख दिया मैंने CH3, अच्छा सुनो मेरी बात, CH3 लिख दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दे दिया, और एक हाइड्रोजन मैंने किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH, और देखो सब अपनी अपनी वैलेंसी कर रहे हैं, ये कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कर रहा है, 3 तो हाइड्रोजन से कर रहा है, एक इससे कर रहा है 4, ये कार्बन भी अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा, चौथा वो अगले वाले कार्बन से जुड़ा है, और नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बात सही है अपनी, क्योंकि दो नाइट्रोजन दो तो किससे कर रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से, और एक किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से। इसका मतलब यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आप लोगों को पता है हमारा टारगेट क्या, हमें तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर तो एल्डिहाइड कीटोन बना ही नहीं है। अरे भाई एल्डिहाइड ना तो ये फॉर्मूला एल्डिहाइड का, ना कीटोन का, तो एक काम करते हैं, इसका करवा देते हैं जल बटन, हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर डाल देते हैं इसमें। तो देखो सुनो मेरी बात, इसमें डाल दिया भैया मैंने वाटर, HOH, और अब ध्यान से समझो आप लोग कि जब मैं इसमें वाटर डालता हूं, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, तो एक काम करता हूं, इस ऑक्सीजन को यहां से उठाकर किसके लिए दे देता हूं, इस CH के लिए, CH के लिए तो पकड़ा दिया मैंने ऑक्सीजन, और ये दो हाइड्रोजन है ना, ये मैंने किसको पकड़ा दिए, NH को। इधर देखो भैया, ये जो ऑक्सीजन थी ना वाटर की, ये तो दे दिया मैंने CH को, और जो वाटर के बाद दो हाइड्रोजन थे ना, वो दे दिए मैंने NH को। तो NH को दो हाइड्रोजन, एक NH के पास एक हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट, और दो हाइड्रोजन आपने दे दिए। गौर से देखो वो फॉर्मूला हुआ है NH3 किसका, अमोनिया का, और जब इस ऑक्सीजन को CH को देते हो तो वो हो जाता है CH, और अपना काम हो गया, क्योंकि हमें कौन मिल गया, एल्डिहाइड। इसका मतलब देखो ये बन गया CH3 CHO, और आपका NH3 आपका बाहर निकल गया। अगर यहां पर शो नहीं करो तो NH3 को यहां पर कर दो, यहां पर माइनस NH3 लिख देना, यहां पर करो तो ऐसे कर देना, और अगर यहां पर नहीं करना चाहो यहां पर तो माइनस, माइनस का मतलब कोई चीज वहां से निकल गई। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, वही IUPAC नाम सेम होगा क्या, इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथिनल, HNL एथिनल, और एक नाम होगा एसिटाल्डिहाइड, एक नाम कौन होगा, एसिटाल्डिहाइड। ये लोग हो गए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाँ, इसका नाम ध्यान से समझिए। अब सुनो मेरी बात, सुन भैया, ये क्रियात्मक समूह है साइनाइड, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप अपना साइनाइड। गौर से देखो साइनाइड के पास कार्बन प्रेजेंट है, नोमेनक्लेचर बता रहा हूं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, साइनाइड के पास कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी नंबरिंग खुद से करते हैं। तो देखो 1 और 2 आगे बात से में, और भैया जो CN है ना, उसका अनुलग्न सफिक्स होता है नाइट्राइल, क्या होता है, नाइट्राइल। इसका मतलब इसका नाम होगा 1 और 2 को क्या बोलते हो, एथेन नाइट्राइल। इसका IUPAC नाम होगा एथेन नाइट्राइल। कौन सा IUPAC नाम होगा, एथेन नाइट्राइल, ठीक है ना। कॉमन पद्धति में इसको बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मैथिल, और इसको बोलते हैं, अरे कॉमन पद्धति का मतलब सामान्य भाषा में, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, मैथिल, और इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। तो इसका कॉमन सिस्टम में नाम हो गया मेथिल साइनाइड। तो देखो मेथिल
कौन सा नाम होगा इसका? मेथिल साइनाइड। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक चीज और बता देता हूं कि भैया जितने भी स्टूडेंट मुझे इस वक्त देख रहे हो, मैं आपको बता, नोमेनक्लेचर आप इंग्लिश में आदत डालो। जो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर हिंदी में करता है वो बिल्कुल भूल जाओ हिंदी में करना। नोमेनक्लेचर का जो तरीका होता है वो इंग्लिश में ही होता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लोग नोमेनक्लेचर की आदत इंग्लिश में डाल लो। इंग्लिश में जितना ज्यादा यूज करोगे सब्जेक्ट में उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं सिर्फ ये बात, देखो इंग्लिश इतनी ज्यादा यूज करने का भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी जानते हो इस चीज को। जो IUPAC सिस्टम के जो रूल दिए गए थे वो किसके बेस पे दिए गए थे? इंग्लिश के बेस पे। इसलिए आप IUPAC नोमेनक्लेचर कभी भी करो तो वो हमेशा किस में किया करो? इंग्लिश में। जो स्टूडेंट मेरे से फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वहां पर भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन इंग्लिश में किया था, और यहां पर भी मैं नोमेनक्लेचर पूरा किस में करूंगा? इंग्लिश में। जहां पर मुझे हिंदी लिखने की जरूरत होगी वहां पर हिंदी लिख दूंगा, यहां पर हिंदी लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आगे बात सही है। इसलिए नोमेनक्लेचर आप इंग्लिश में ही करना। जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं लिख दूंगा, कोई नाम ऐसा हुआ अटपटा सा नहीं बैठा तो उसको लिख दूंगा। बाकी का आप कोशिश करना कि नोमेनक्लेचर आप इंग्लिश में ही करना, हिंदी में नोमेनक्लेचर आप मत करना, ठीक है ना। पहले तो ये बात होता है, ये बात आपके समझ में आ गई। अरे यार सीधी सी रिएक्शन है, क्या है उसमें बनाना? क्या है? एल्डिहाइड कीटोन बनाना है कोई, तो क्या बोलोगे? देखो नाम से पता लग रहा है एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा, तो एल्किल साइनाइड लिख दो, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ दो यार उससे। अब नहीं बना तो हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवा दो। जल अपघटन के बाद आपको पता लग जाए कि हमें क्या ऐड करना, क्या बाहर निकालना, क्या जोड़ना है। आगे नहीं मेरे बात में ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बोल दूं इस रिएक्शन को किस तरीका से याद करोगे। तीसरी मेथड, एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा कैसे लिखोगे? CH3Cl प्लस 2H किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में जब आप करवाते हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH, जब इसकी वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो ऑक्सीजन उसके पास में चला जाता है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में चल जाते हैं। ये बन जाएगा CH3CHO प्लस NH3, आपका अमोनिया क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये लो हो गई यार रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। लास्ट में उसका नोमेनक्लेचर कर दो। अब एक बात होता है, नंबर कटा कहां से आगा? अरे पूरे नंबर तो मिल गए भाई, आपने पूरा समीकरण लिख दिया, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, तो कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं सामने वाले के लिए। आप बिल्कुल इतना कर दो बस। नंबर है आपका जितना, 2 नंबर का तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर का आपने समीकरण लिख दिया, 1 नंबर का आपने नोमेनक्लेचर लिख दिया। स्टेपों के नंबर करते हैं, जैसे समीकरण लिखते और नोमेनक्लेचर नहीं करते तो आप लोग को पता समीकरण का 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन नोमेनक्लेचर का 1 नंबर कट जाता है। लेकिन अब आपने दोनों ही शो कर दिए, आपने उसका समीकरण भी लिख दिया, इक्वेशन भी लिख दी, और आपने उसका नोमेनक्लेचर भी कर दिया, मतलब नामकरण भी कर दिया। तो क्लियर है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, हो गई ना? कितनी रिएक्शन हो गई अब आपकी? 3 रिएक्शन हो गई। और एक बात और बता देता हूं उसके लिए कि भैया स्टीफेन अभिक्रिया भी रोजनमुंड अभिक्रिया है, अभिक्रिया की तरह से। कैसे? कि रोजनमुंड अभिक्रिया से भी हम केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और स्टीफेन अभिक्रिया से भी हम ओनली केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इससे भी भैया हम कीटोन नहीं बना सकते। एक बार फिर बता देता हूं, रोजनमुंड अभिक्रिया और स्टीफेन अभिक्रिया दोनों से ही हम किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्डिहाइड का। इससे हम कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते, ये दिमाग में उतार लेना। और इसके साथ आपकी कितनी रिएक्शन हो गई? 3। दोबारा सुन लो। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि, पहली कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, दूसरी कौन? अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, तीसरी एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा, चौथी अभिक्रिया आप समझो, चौथी भी बहुत शानदार है। और 5वीं के बारे में मैंने बता दिया, उसको स्पेशल लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि 5वीं जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, और उसको वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। इसलिए मैं 5वीं के लिए एक स्पेशल लेक्चर में करवाऊंगा उसको, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट अपना कमजोर नहीं रखना है, सारे के सारे पॉइंट इतने मजबूत रखने के सामने वाला किसी भी तरीका से हमसे क्वेश्चन पूछ सके, और हमका उसको बिल्कुल खोल के, अगर वो लिखवाने पूछे तो हम लिख के अच्छा जवाब दे सके। वो पूछे भैया इसका पूरे का लॉजिक बताओ, तो आप उस लॉजिक को बताओ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओगे, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो मैं चौथी मेथड को ले लेता हूं, और चौथी मेथड का मैं नाम बोल देता हूं भैया ग्रीनियर अभिकर्मकों से, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन? ग्रीनियर अभिकर्मकों द्वारा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो ठीक है, चौथी की बात कर लेते हैं। तो देखो, चौथी एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि में मैं चौथी करवा रहा हूं इस वक्त आप लोगों के लिए, समझना ध्यान से। प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा या कीटोन का भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं चौथी बनाने की विधि है ग्रीनियर अभिकर्मकों द्वारा, ग्रीनियर अभिकर्मकों द्वारा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मकों द्वारा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सुनो भैया ध्यान से, समझना ध्यान से। देखो, ग्रीनियर अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX। तो X की जगह पे तो मैं कोई मेंबर ले लेता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। कोई सभी एक मेंबर ले लेता हूं, जैसे या तो मैं Br ले लेता हूं या मैं क्लोरीन ले लेता हूं, और R की जगह पे मैं कोई पहला मेंबर मेथिल को ही ले लेता हूं। तो देखो सुनो ध्यान से, यहां पर लिख दिया मैंने CH3CN
ठीक है ना, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, RMG और X की जगह पे मैंने, देखो भैया कुछ नहीं है, यहां पर R की जगह पे तो मैंने क्या ले लिया, CH3 मतलब मेथिल ग्रुप ले लिया, और हाइड्रोजन की जगह पे मैंने कौन ले लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन भी ले सकता हूं, ठीक है ना। अब सुनो एक बात ध्यान से समझना भैया, देखो आप लोगों को पता है कि इसकी रिएक्शन इससे करवा रहे, मतलब रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है, ये मैंने आपको रिएक्शन में बता दी थी कि क्रियाधार कभी भी अभिकर्मक पर अटैक नहीं करता, अभिकर्मक किस पर अटैक करता, क्रियाधार पर, इंग्लिश मीडियम वालों। सबस्ट्रेट कभी भी रिएजेंट पर अटैक नहीं करता, रिएजेंट हमेशा अटैक करता किस पर, सबस्ट्रेट पर, ठीक है ना। और आपको पता है रिएजेंट मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों के लिए कितने टाइप के होते हैं, 2, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। चलो रिएक्शन को करते हैं, पता आप लोगों को है ही है, या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या फिर किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। तो सुनो मेरी बात, देखो करवाते हैं। आप लोगों को पता है ये कौन है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम मेटल होती है, मैग्नीशियम धातु होती है, और धातु पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो देखो प्लस, तो कॉमन सी बात है सामने वाले पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, क्योंकि आपको पता है एक जगह पर 2 प्लस नहीं रह सकते या फिर 2 माइनस नहीं रह सकते। अरे आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स तभी तो होगा जब प्लस और माइनस होंगे। तो कॉमन सी बात है, ये मेटल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, तो कॉमन सी बात है उस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और सामने वाले पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस। रिएक्शन में बताया था क्या, प्लस माइनस में तोड़ो और एक दूसरे से जोड़ दो, हो गई रिएक्शन। तो देखो तोड़ दिया, चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब सुनो, यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, कार्बन और नाइट्रोजन, और हम जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो कॉमन सी बात है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो देखो ये जैसे मैंने बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बन पर पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर नेगेटिव। अरे आगे नहीं बात समझ में, देखो विद्युत ऋणता का मतलब बता देता हूं। बहुत से बोलते हैं सर इतने दिन से विद्युत ऋणता पढ़ रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं आती। अरे भैया विद्युत ऋणता की डेफिनेशन बता देता हूं। बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन करने की पावर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पूरी पीरियोडिक आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। मतलब फ्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसी से भी ले सकता है, तभी तो आपको पता है फ्लोरीन पर ज्यादातर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। जैसा आपको पता है नाइट्रोजन पर भी माइनस होता है। मतलब ये हुआ कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, उन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, आपको पता है O-2 होता है, नाइट्रोजन N-3 होता है, हेलोजन फैमिली पे सब पे माइनस चार्ज होते हैं, F-, Cl-, Br-, I-। ज्यादातर केसों में जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। आगे नहीं मेरी बात समझे। और मेटलों पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। वो इसलिए क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने, तो खुद के पास कौन सा चार्ज है भाई, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, तो खुद के पास कमी हो रही है ना, और कमी को केमिस्ट्री में यहाँ पर किससे शो करते हैं, प्लस से। तो इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। इसलिए मेटलों का जो चार्ज होता है वो ज्यादातर केसों में प्लस ही आता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन धनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, और रिच चार्ज वाले ज्यादातर कौन सा चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो ठीक है, प्रोसेसिंग में करते हैं रिएक्शन को, लिख दी ना, CH3Cl कोई मेथिल साइनाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, CH3MgBr से, मतलब सॉरी क्लोरीन से, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कुछ नहीं समझ गए होंगे। अरे भैया इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस, और इसके पास कौन सा चार्ज है, माइनस। तो CH3 को तो मैं इससे जोड़ दूं, और क्लोरीन को मैं किससे जोड़ दूं, नाइट्रोजन से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो कंडीशन हमारी ये बन गई, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखो मैं इस रिएक्शन को यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो एक बार फिर समझ लेना आप लोग, कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और मैग्नीशियम मेटल होती है, मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग इस रिएक्शन को, क्या इस CH3 को मैं किससे जोड़ दूं, कार्बन से, और इस MgCl को किससे जोड़ दूं, मैं नाइट्रोजन से। तो ध्यान से समझना, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना, यहां पर लिख दिया मैंने CH3, ठीक है ना, CH3 ये लिख दिया मैंने कार्बन, इधर देखो CH3 ये लिख दिया मैंने कार्बन, और आपको पता है इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहां पर लिख दिया मैंने CH3। अब देखो नाइट्रोजन से कौन जुड़, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और MgCl पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक, नाइट्रोजन लिख दी, और नाइट्रोजन से जोड़ दिया भैया मैंने Mg और Cl, ये लो आगे बात समझे। लेकिन अपना टारगेट तो कौन है, या तो हमें एल्डिहाइड बनाना है, या फिर हमें क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो अपना काम तो नहीं हुआ, तो लास्ट में आपको बता दिया कि क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो कुछ नहीं है, इसमें वाटर ऐड कर देता हूं, HOH। अब ध्यान से समझना भैया आप लोग, एक बात बताओ मुझे यार, देखो समझना ध्यान से, यहां पर ये ऑक्सीजन है और यहां पर ये कौन है, 2 हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं, ये ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है ना, वो तो मैं दे देता हूं इस CO को,
मतलब इसका इसको दे देता हूं ऑक्सीजन, किसको दे देता हूं कार्बन को, और ये दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन ये पकड़ा देता हूं मैं दोनों मतलब ये दो हाइड्रोजन किसको पकड़ा देता हूं, नाइट्रोजन को। तो देखो समझना प्रोडक्ट का बनना है, प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, देखो ऑक्सीजन किसको दे दिया, कार्बन को, और दो हाइड्रोजन किसको दे दिए, नाइट्रोजन को। तो ये हो गया आपका CH3 COCH3, और आपका बाहर निकलने वाला क्या हो गया, माइनस Mg NH2Cl। अरे हो गई ना, मैग्नीशियम दो वैलेंसी कर रहा है, इसको बॉन्ड मत समझ लेना कोई सा, ये माइनस है, माइनस का मतलब निकल गए यहां से, समझ लेगा कोई सा, इसको यहां पर लिख देता हूं, या तो भाई ये बॉन्ड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं कई बाद में बोल रहा हूं मैग्नीशियम की 3 वैलेंसी दिख है, ये यहां पर माइनस है, माइनस का मतलब ये यहां से ये ग्रुप यहां से निकल गया, आगे नहीं बात समझे, मैग्नीशियम की तो यहां पर ये 2 ही वैलेंसी है, माइनस का मतलब है ये यहां से निकल गया, बॉन्ड सा दिखाई दे रहा है इसलिए इसको बॉन्ड मत समझ लेना आप लोग, इसका मतलब है यहां से ये ग्रुप निकल चुका है, ठीक है ना। तो गौर से देखो आप लोगों का जो प्रोडक्ट मिला है वो कौन मिला, कीटोन मिला है, कौन मिला, कीटोन। अब देखो IUPAC नाम कर लो, तो इसका नाम देखो 1 2 और 3 हम खूब जानते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। और कॉमन सिस्टम में तो आप जानते हो इसका नाम कौन होता है, एसीटोन, कॉमन सिस्टम में इसका नाम कौन होता है, एसीटोन। पहले तो ये बात होता है भैया, ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई, तो सीधी सी रिएक्शन है भैया, जब CH3CN की रिएक्शन RMGX से करवाते हो तो उसको प्लस माइनस में तोड़ लो, इसको प्लस माइनस में तोड़ लो, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, फिर ठीक है, वो हुआ ना पहले स्टेप। उसके बाद में उसका करवा दो जल अपघटन, जैसे ही आप जल अपघटन करवाओगे तो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो पकड़ा दो कार्बन को, देख लो इधर, ऑक्सीजन तो पकड़ा दी किसको, कार्बन को, दो हाइड्रोजन बचे वो किसको पकड़ा दी, नाइट्रोजन को। जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन को देखोगे आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा, वो किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण होगा, और जो नाइट्रोजन किसके पास, वो हाइड्रोजन किसके पास में चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में, वो ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। बस ये रिएक्शन है आपकी। तो आज के लेक्चर के साथ आपके पास कितनी हो गई, 4, चारों को एक बार फिर बता देता हूं। पहली कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, दूसरी अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा जिसको आप क्या बोला, रोजन-मुंडा अभिक्रिया, तीसरी एल्किल साइनाइडों के अपचयन द्वारा जिसको आपने बोला स्टीफेन अभिक्रिया, और चौथी ग्रीनियर अभिकर्मकों से। इस तरीका से एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की मैंने कितनी विधि करवा दी, 4। अब जो 5वें नंबर की है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। 5वें नंबर की जो उसके बनाने की विधि है भैया एक बार फिर बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है पांचों के अंदर, 4 तो ये और एक जो 5वें नंबर की आएगी, उन पांचों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो 5वें नंबर की है, उसको एग्जाम में 1-2 बार पूछ रखा है, इसलिए आप उसको ध्यान से समझना। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा और क्लास में फिट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार ये चीज हो जाएगी अपनी, ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीका से अपनी पढ़ाई को चालू कर दो, क्योंकि अब आपको पता है लेक्चर बढ़ते जाएंगे और आपको प्रेशर पड़ता जाएगा, तो आप अपने आप प्रेशर मत दो। रोजाना यार कितने सी है, 3 क्लास ही है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिस्टमेटिक तरीका से चीजों को क्लियर करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू नहीं की भैया वो सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाई चालू कर दो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरे नोट्स प्रेजेंट है सेकंड ईयर के जो भी इंग्लिश मीडियम में, इसलिए आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत रखना कि भाई इंग्लिश मीडियम में हमें प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम यार, पूरे के पूरे नोट्स हैं। और कुछ स्टूडेंटों को तो मैं यूनिट इस थर्ड के इंग्लिश मीडियम के नोट्स सेंड कर चुका हूं, और जिनके पास इंग्लिश मीडियम के नोट्स सेंड नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से मैं उनको PDF दे दूंगा, ठीक है ना, वो वहां पर देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो बस क्लास का एक ही मतलब रखो कि जितना हो सके हम सीखें, जितनी ज्यादा चीज सीखोगे ना उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते तो घुमा के क्वेश्चन को उसी वही स्टूडेंट करेगा जो चीजों को समझ के चल रहा है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप लेक्चर पहले फर्स्ट को देखो, फिर लेक्चर सेकंड को देखो, और उसके बाद में आप लेक्चर थर्ड को देखो, ठीक है ना। थर्ड के बाद फिर वो सिस्टमेटिक तरीका से अपनी चलती जा रही है क्लासेज, ठीक है ना, आगे नहीं मैं बात सही में। और जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उन सबके बीच में लिंक को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। आपको लिए पहले ही बता दिया, आप सिर्फ एक ही चॉइस रखो, और आपको पता अपने से बेस्ट चॉइस कोई है नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोग आराम से आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च मार मार के सबको देख लो, ठीक है ना। उसके बाद में मेरा लेक्चर देख लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन बेस्ट है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी अपने स्टूडेंट हैं या जितने भी अपने फ्रेंड हैं, ग्रुप है, उस सबके बीच में लिंक को शेयर कर दो, हर स्टूडेंट को इस चीज का पता लग जाए कि हाँ भाई हमारी क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री की, ठीक है ना। और बढ़िया सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।